सूर्य का उगने और डूबने का निश्चित समय है और गाड़ी के आने और जाने का निश्चित समय है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है उसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नया सीखिए, नया करिए। इसलिए हम आज स्टार्ट हमारा चैप्टर है पढ़ाई, संसार और जीवन के निर्णय। ये हम अपने ब्रो संघर्ष बुक का 5वां चैप्टर है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी कल मेरी परीक्षा है लेकिन मन शांत नहीं है। मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पर इस वर्ष ऐसा हो रहा है कि मन बड़ा अशांत है। कुछ ही घंटे बचे हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कल का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आशीर्वाद लेने से क्या होगा, जाकर पढ़ाई करो बेटा, यही आशीर्वाद है। और मन को क्यों इतना महत्व दे रहे हो कि शांत है या अशांत है। हो गया मन शांत तो उससे क्या पा जाओगे। मन तुम्हारी छाया है, तुम दृढ़तापूर्वक चल पड़ो, कहीं को छाया को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ कि किसी की छाया ने कहा हो कि मैंने तो खूंटा पकड़ लिया और तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। तुम छाया का निर्धारण करते हो, छाया तुम्हारा निर्धारण नहीं कर सकती। मन तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम जान तो दिखाओ। मन की शांति, अशांति, सहमति, असहमति, इनकी परवाह नहीं किया करते। जानते हो मन पर कितने तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इधर से उधर से, गिनती भी नहीं कर पाओगे। लाखों सालों के संचित प्रभावों का नाम है मन। उसको तो कोई भी किधर को भी खींच सकता है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारी ताकत, आत्मा की ताकत, मन पर पड़ते किसी प्रभाव की नहीं है। दोनों बातें बोल रहा हूँ। एक तो एक मन पर करोड़ों प्रभाव आज तक पड़े हैं और मन ने उनको सोख लिया है, अंगीकार कर लिया है। वो तुम्हें कभी इधर को कभी उधर को खींचते ढकलते रहते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मन पर आज तक जितने प्रभाव पड़े हैं उनका कुल सामर्थ्य जोड़ भी लिया जाए तो वो भी आत्मा के सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं। तो तुम आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से बढ़ो, किधर को भी मन आएगा छाया की तरह पीछे पीछे। मन की औकात नहीं कि वो चूं चपर करे, चूं चपर कर भी रहा है तो करने दो, पीछे तो उसे आना ही पड़ेगा। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलो चुपचाप पढ़ाई करो। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मेरे पिताजी ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कराया था, मुझे जिसे करने में मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं योग के क्षेत्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने में लग गया। पिछले 4 वर्षों से योग शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सफलता नहीं मिली है। खास आमदनी भी नहीं होती है। इस स्थिति में मैं क्या करूँ, मेरे लिए अगला कदम क्या है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जगत को कुछ ऐसा दोगे जो उसके लिए वास्तव में मूल्यवान हो और उसको समझा भी पाओ कि क्या मूल्य दे रहे हो तुम, तो जगत तुमको वो देगा जिसको तुम सफलता इत्यादि बोलते हो। या फिर तुम जगत को बुद्धू बनाने लग जाओ तो भी जगत तुमको सफलता दे देता है। तो जो ये तथाकथित सफलता है ये 2 ही तरीकों से आती हैं। अच्छा है कि तुम सही तरीका चुनो, लोगों को वो दो जो वास्तव में मूल्य रखता है। जो विधियाँ योग इत्यादि की तुम सिखा रहे हो, देखो कि लोगों को क्या उससे वास्तव में लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, क्यों नहीं तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। पर दूसरी बात और भी देखो, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि उन्हें लाभ हो रहा है। क्या तुम ठीक से इस बात को संप्रेषित कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि लोगों को लाभ हो रहा है। कई बार देना ही काफ़ी नहीं होता, जताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है कि क्या लाभ हुआ, क्योंकि जिसको लाभ दे रहे हो वो हो सकता है कि इस स्थिति में ही ना हो कि लाभ को समझ पाए। अगर हठयोग की तुम बात कर रहे हो तो उसमें ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लाभ बहुत स्पष्ट और स्थूल होता है, दैहिक तल पर होता है, दिख ही जाता है कि शरीर को लाभ हुआ है। कुल मिला जुला कर तुमने जो क्षेत्र पकड़ा है वो तो अच्छा ही है। उसमें या तो अपनी प्रवीणता, अपनी योग्यता को बढ़ाओ या फिर लोगों को समझाओ कि तुम योग्य तो हो ही। बात बस कम्युनिकेशन, संचार की है। आज के समय में जब तन मन मनुष्य के दोनों बेकार बीमार होते ही जा रहे हैं, उस समय में यदि कोई कहे कि योग जैसी साधना सिखाने के बावजूद उसे मूल्य महत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो सिखाया जा रहा है अभी उसमें की प्रवीणता नहीं है। और गहराई से अपने क्षेत्र में प्रवेश करो। जो तुम्हारे सामने सीखने वाले शिष्य साधक आते हैं उनसे और गहरे संबंध स्थापित करो, मात्र सिखाओ नहीं, समझाओ भी। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मेरी मनोस्थिति अभी ये है कि
ना ही मुझे संसार में फैली हुई इस जाल का ज्ञान है और ना ही मुझे गुरु के वचनों की पूरी समझ है। हाँ, एक आकर्षण जरूर है कि गुरु के व्यक्तित्व के प्रति क्या ऐसा करना सही रहेगा कि गुरु को ही एक उदाहरण मानकर उन पर विश्वास रखकर मैं चल पड़ूं और वही चीज़ मुझे आखिर तक ले जाएगी। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर गुरु को उदाहरण बना रहे हो तो फिर उसमें अपनी मान्यताएं और अपना व्यक्तित्व बीच में मत लाना। गुरु को तुमने उदाहरण बनाया, गुरु तुम्हारे सामने कई तरह के उदाहरण रखते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे या मेरे निजी व्यक्तित्व से ही चिपक कर रह जाओ। वो तुमसे सब चांद तारों की बात करेंगे, उनकी ओर भी देखना, क्योंकि कई बार इसमें हमारा स्वार्थ भी छुपा होता है कि बस हम गुरु नामक एक ही व्यक्ति की ओर देखेंगे। उस व्यक्ति की भौतिक सीमाएं होती हैं, उस व्यक्ति की एक स्थिति होती है, उस स्थिति में वो हो सकता है कि भौतिक रूप से सर्वांग सर्वगुण संपन्न ना हो, तो उससे गुरु को आदर्श बनाने वाले को सुविधा हो जाती है। वे है कई संतजन उदाहरण के लिए जो शारीरिक रूप से जरा बेडौल थे। रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी महाराज। अब तुम देखोगे तो उनकी थी इतनी बड़ी तोंद। अब तुम खुद मोटे आदमी हो, तुमने कहा मैं तो गुरु को ही उदाहरण बनाऊंगा। इस स्वार्थ की बात हो गई ना। तुमने गुरु पकड़ा ही इस दृष्टि से कि जलेबियां चलती रहें। तो ठीक है, तुम्हारी निष्ठा सम्मानीय है, सुंदर है, तुम गुरु को ही उदाहरण बनाना चाहते हो, लेकिन फिर गुरु तुम्हें अन्य जिन उदाहरणों की ओर प्रेरित और प्रेषित करे वहां जाने से इनकार मत करना। आओ गुरु के पास और फिर गुरु कहे अब वहां जाओ, तो ये मत कहना कि इतनी तो मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ कि आप तक आ जाऊंगा, लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं रखता कि आप जिधर भेजोगे उधर को चला भी जाऊंगा। ये बात बेईमानी की ही हो गई। गुरु के पास आ रहे हो अगर, तो गुरु जब दूर भी भेजे तो दूर भी चले जाओ, जिस दिशा भेजे उस दिशा चले जाओ, ये मत पूछो कि उस दिशा में मिलेगा क्या। ठीक है। कृष्णकथा कहते हैं, आध्यात्म जीवन में अवतरित होने के बाद सांसारिक और पारिवारिक कार्यों में मन नहीं लगने का क्या समाधान है। आचार्य जी कहते हैं, सांसारिक पारिवारिक कार्यों से मन नहीं उठ जाता, अध्यात्म की वजह से बेवकूफ़ी से मन उठ जाता है। अध्यात्म का बिल्कुल विरोध नहीं है संसार बिल्कुल विरोध नहीं है संसार परिवार समाज से। अध्यात्म तो जीवन को सच्चाई और सौंदर्य देने का विज्ञान है। अध्यात्म का विरोध है तो बेवकूफ़ी से। जहाँ कहीं भी मूर्खता होती है, विवेकहीनता होती है, छल षड्यंत्र होते हैं, छल और प्रवंच होते हैं, अज्ञान का अंधेरा होता है, अध्यात्म उस पर रोशनी डालता है, उन सबको खत्म कर देता है। अध्यात्म का काम है सच्चाई को, निर्भीकता को, सुंदरता को आगे बढ़ाना। लेकिन ये सुनने को खूब मिलता है कि जब से जीवन में अध्यात्म आया है तब से संसार में समस्याएं बढ़ गई हैं इत्यादि। अध्यात्म तो बेवकूफ़ी के खिलाफ है। अध्यात्म जीवन में आया परिवार में समस्या बढ़ गई। इससे क्या बात समझ में आती है? इससे तो यही पता चलता है कि परिवार बेवकूफ़ियों का अड्डा था और है। तो अध्यात्म आया नहीं कि बेवकूफ़ियों पर चोट पड़ रही है करारी। पेट में कीड़े हो और तुम कीड़े मारने की दवाई खाओ और भीतर से आवाज़ आए जोर से, अरे ये दवाई बड़ी घातक है, ये मार ही डालेगी, तो क्या ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है? ये कीड़ों की आवाज़ है। वो दवाई शरीर के लिए घातक नहीं है, वो दवाई कीड़ों के लिए घातक है। तो अध्यात्म कीड़े मारने वाली दवाई है। इससे अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो कीड़ा है। बल्कि कीड़ा कौन है ये जानने के लिए अध्यात्म सर्वोत्तम विधि है। जिनको अध्यात्म से तकलीफ होती है वो ही कीड़े हैं। अध्यात्म ताप है। मोम के पुतले खड़े हो और लोहे के पुतले खड़े हो। अध्यात्म आग है, जला दो आग। जो पिघलने लगे और हाय हाय करने लगे, जान लेना यही नकली है, यही मोम का था, अन्यथा तो पता ही नहीं चलता। दूर से देखो तो यही लगेगा कि मोम पुतला भी लकड़ी का है, लोहे का है, तांबे का है, किसी भी रंग में रंग सकते हैं उसको। पर अध्यात्म तो आग है, लपट है, उसके सामने मोम त्राहिमाम शुरू कर देता है। अब कीड़े भीतर से चिल्ला रहे, अरे अरे जहर खा लिया है तुमने, अब मरोगे। तो कीड़ों की सुन मत लेना। कीड़े अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें भटका रहे हैं। तुम नहीं मरोगे, जहर नहीं खा लिया तुमने,
तुमने दवा खाई है। परिवार में सच्चाई होनी चाहिए, रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए, रस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। उसकी जगह पारिवारिक रिश्ते अगर भ्रम पर, मोह पर, स्वार्थ पर, कामनाओं पर आधारित हैं तो अध्यात्म से उन रिश्तों पर चोट तो पड़ेगी ना। और याद रखना, अध्यात्म रिश्तों की कालमा मलिनता कलुष के खिलाफ है, रिश्तों के खिलाफ नहीं। ये भी बड़ा भ्रम व्याप्त है समाज में कि साहब अध्यात्म तो रिश्ते तोड़ देता है। नहीं, रिश्ते नहीं तोड़ देता है अध्यात्म। अध्यात्म रिश्तों की सफाई करता है। अध्यात्म रिश्तों की सफाई करता है। मैल हाय हाय करके चिल्लाती है कि बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। मैल ही बर्बाद हुई है, कीड़े ही बर्बाद हुए हैं, मोम का पुतला ही पिघला है, लोहे के पुतले नहीं पिघले हैं। शरीर को हानि हुई है, शरीर को हानि नहीं हुई, वस्त्र को हानि नहीं हुई है, मैल को हानि हुई है। वस्त्र तो और निखर कर चमक कर सामने आएगा। जो रिश्ते अध्यात्म बुनियाद पर बनते हैं उनसे प्यारे रिश्ते दूसरे होते हैं क्या? और जो रिश्ते अध्यात्म बुनियाद पर नहीं हैं उनके साथ तुम जी कैसे लेते हो बताओ? वो रिश्ते नहीं होते, वो रक्त पिपासु कीड़े ही होते हैं फिर, जो तुम्हारी आंत के भीतर पल रहे हैं बस और खून पीना चाहते हैं। रिश्ते तोड़ने की कोई बात नहीं है, संतों के रिश्ते तो पूरे संसार से बन जाते हैं। संतों के रिश्ते तो पूरे संसार से बन जाते हैं। अध्यात्म अगर रिश्ते तोड़ने का खेल होता तो संत क्यों कहते पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। अध्यात्म तो रिश्ते बनाता है, रिश्ते जोड़ता है, सुंदर तरीके से, साफ तरीके से। प्रश्नकर्ता कहते हैं प्रणाम आचार्य जी। अब दूसरे प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं कि प्रणाम आचार्य जी, कुछ समय पहले मुझे आपके दर्शन सत्संग का लाभ मिला था। अब आपने मुझे नीति एवं शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। मैं पूर्ण प्रयास से दोनों कर रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति, वस्तुएं, विचार सहज ही छूट रहे हैं। शास्त्र अध्ययन से अब मुझे यह आभास स्पष्टता से मिल रहा है कि आप एवं सभी शास्त्र एक ही हैं। प्रश्न उठने कम हुए हैं, बल्कि अब तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं और जैसा है उसका स्वतः शास्त्रों से सहज उत्तर मिल जाता है। आगे यहाँ से मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया बताइए। आचार्य जी कहते हैं ठीक जा रहे हो, बस चलते रहो। अभी जा पहुँचे हो उसको बस शुरुआत भर मानो। शास्त्र अनंत राशि है, जितना उनमें गहरे जाओगे उतनी उनमें संपदा पाओगे। शुरुआत में ही लाभ होने लगा है, लक्षण बहुत शुभ है। अब आगे बढ़ते रहो, जितना मिला है उससे संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है, बहुत है अभी पाने को। विष्णुकथा कहते हैं आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं कुछ समय से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। कल शाम मुझे कुछ रुचि हुई और मैंने गूगल सर्च करके देखा तो मैंने कहीं पढ़ा कि शटल कॉक, बैडमिंटन खेलने वाली चिड़ी बनाने के लिए पक्षियों की हत्या की जाती है। यह पढ़कर मैं बहुत उदास हुआ। क्या मुझे अब आगे खेलना चाहिए? आचार्य जी कहते हैं तुम्हें जो बात बता रहे हो ये आज से 2 दशक पहले की है। बहुत दिनों से मैंने बैडमिंटन खेला नहीं है, इसलिए शायद ठीक ब्यौरा ना दे पाऊँ, लेकिन थोड़े से पैसे अगर और खर्च करोगे तो आर्टिफिशियल कृत्रिम शटल कॉक आती है अब, प्लास्टिक या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई। वो चलती भी ज़्यादा है पर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी महंगी होती होगी। देखो, आंधवी की रचे जितने खेले हैं उनमें आंधवी की बीमारियां और व्रतियां भी परिलक्षित तो होती हैं। अब क्रिकेट खेलते हो आप, उसमें जो गेंद होती है वो चमड़े की होती है, बल्ला लकड़ी का होता है, विकेट भी लकड़ी के हुआ करते थे, अब शायद लकड़ी के नहीं होते हैं। गिल्लियां भी लकड़ी की नहीं होती हैं, अब शायद लकड़ी की नहीं होती हैं। तो ये सब जिस समय की खोज है उस समय की सब बीमारियां और द्रोण भी इन खेलों में दिखाई तो देंगे ही ना। बैडमिंटन खेलते हो तुम, रैकेट पर जो पट्टा लगा होता है तो वो भी मैं समझता हूँ कि किसी समय में चमड़े का ही होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, लेकिन फिर भी ये पक्का ही है कि आदमी ने जो कुछ भी आविष्कृत किया है उसमें आदमी की बीमारियां भी सम्मिलित हो ही जाती हैं। लोहे का खनन नहीं होगा या एल्युमिनियम का खनन नहीं होगा तो बैडमिंटन का रैकेट बनना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से हम प्लास्टिक से होने वाले खतरों की बात करते हैं। बैडमिंटन रैकेट का जाल, बैडमिंटन की शटल, रैकेट के तार, मैं समझता हूँ इन सब में आज भी प्लास्टिक का प्रयोग तो हो ही रहा है। तो
की उपयोगिता है, निश्चित रूप से खेलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बिंदु आता है जब देखने लगता है कि अगर खेल आंधवी ने रचा है, आंधवी ने ईजाद किया है, तो उसमें आंधवी के दुर्गुण भी हैं, खेल में ही हैं, खेल की रचना में ही हैं। हमारे खेल देखते नहीं हो, एक दूसरे को पछाड़ने के खेल हैं। हम खेलते समय भी एक दूसरे को पछाड़े बिना नहीं खेल सकते। अब खेलने गए हैं, लेकिन वहाँ भावना यही है कि दूसरे पर भारी पड़े। हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जो प्रेम का हो। हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जिसमें हारकर जीता जाता हो। हमारा कोई खेल है ही नहीं जिसमें तुम्हें अंक इस बात को मिलेंगे कि तुमने डूबते को सहारा कितना दिया। हमारे खेल सारे यही कि पटक कर मारो, बचना नहीं चाहिए, और कुछ तो ऐसे ही है कि मुंह पर मुक्का पड़ना चाहिए, तभी अंक मिलेंगे, और इतनी जोर से मारो कि गिर ही पड़े, दोबारा हटे ही नहीं, तो नॉक आउट मिल जाएगा बढ़िया। हम ही ने रचे हैं ना, तो हमारे ही जैसे हैं, हम जैसे वैसे हमारे खेल। तुम अभी खेलो, अभी इतना आगे नहीं बढ़े हो तुम कि सब खेलों की निरर्थकता तुमको दिखने लग जाए। जरा 18-20 साल के हो जाओ, तब मैं देखूं कि तुम अन्य खेलों में फंस रहे हो या नहीं। जब देखूंगा कि तुम किसी खेल में नहीं फंस रहे हो, तब मैं कहूँगा कि तुम चिड़िया को भी छोड़ दो। अभी तो बहुत चिड़ियाएँ आएंगी, उनको छोड़कर दिखाओ पहले, फिर शटल कॉक को छोड़ने की बात करना। ये चिड़िया और कॉक का खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। तुम्हारी जिंदगी में उससे ऊपर उठे तो फिर ये रैकेट भी छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गहरी वृत्ति बची रहेगी, ऊपर की चीज़ें छोड़ दोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज का चैप्टर यही था। कल पढ़ेंगे भारत ज़्यादातर क्षेत्रों में इतना पीछे क्यों। पढ़ाई, संसार और जीवन के निर्णय। इससे आज हमने यह समझने का प्रयास किया कि बच्चे लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करा जाए। तो इसमें आया है कि मन क्यों नहीं लग रहा है। मन तो आपका ही है ना। जब आपको अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है, तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। पहले तो आपका मन एक छाया की तरह है। यदि आप चलोगे तो आपकी छाया आपके साथ चलती है। ऐसे ही आपका मन है एक छाया की तरह। यदि आप चलते हो तो वो आपके पीछे पीछे जरूर आएगा। लेकिन आप मन को कंट्रोल करो और सही संचालित करो और उस पर अपने आप को काबू पाओ। मन इतना भी बड़ा नहीं है कि वो आपको बांध ले कि भाई अब यहाँ से मत जाना। मन आपके काबू में होना चाहिए, ना कि आप मन के काबू में। इसलिए मन बात की कोई चीज़ नहीं है, मन तो एक छाया है। ये तो पढ़ाई से संबंधित तो है ही, लेकिन जो हमारे जीवन के निर्णय होते हैं, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं वो ज़्यादातर घरों में कलह करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे परिवार हैं, घर में जो कलह होती हैं, जो रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो एक क्या हैं, स्वार्थ के हैं, कामनाओं के हैं। वो कोई निस्वार्थ वाले नहीं हैं। जब कोई आदमी, जब कोई पुरुष उस अध्यात्म में जाकर वास्तविकता को जानता है, तो वो उन वास्तविकता को अप्लाई करने का प्रयास करता है और वो जो सही चीज़ है, जो गलत चीज़ हो रही है उसको सही करने का प्रयास करता है और वो उसका विरोध करता है जो गलत हो रही है। तो लोग क्या कहते हैं, ये बहुत आध्यात्मिक है इसलिए ये कलह कर रहा है। लेकिन अध्यात्म का जी नहीं है कलह करना। अध्यात्म का है कि गंदे जीवन, जो गंदगी है जीवन में, उसकी सफाई की तरफ ले जाना और सफाई के अनुसार उसको चलना और निस्वार्थ भाव से चलना। इसलिए अध्यात्म का जी नहीं है कि ज़्यादातर लोग कलह प्रिय होते हैं। अध्यात्म का मतलब है कि वो अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं और वो इन स्वार्थ के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। इससे हमने यही जाना था।